जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं आप मस्त होंगे। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का आज जो तीसरा चैप्टर है आपका धातु और अधातु के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे गए हैं 2011 से 25 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम टॉपिक वाइज देखेंगे। जैसे कि धातु और अधातु एक चैप्टर है जिसमें भौतिक गुण के आधार पर अलग अलग क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद रासायनिक गुण के आधार पर इसका क्वेश्चन को देखेंगे। और ये आपका दूसरा लेक्चर है जिसमें हम आपको समझाएंगे धातु और अधातु से जो जितने भी क्वेश्चन आए गए हैं उस सारे क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो बिना समय को गवाते हुए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। पूछा गया कि चाकू से काटा जा सकने वाला धातु का नाम। तो आपको अच्छा से याद होगा कि वैसा धातु जो चाकू से काटा जा सकता है वो दो धातु है, एक है सोडियम और एक है आपका लिथियम है। तो यहाँ पर ऑप्शन में लिथियम दिया गया, कैल्शियम, कॉपर और आयरन। सोडियम नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लिथियम को सही मानते हुए चलेंगे, क्योंकि हमको कहा गया कि चाकू से काटा जा सकने वाला मतलब कि धातु का नाम बताना था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका दूसरा प्रश्न है निम्नांकित में कौन उपधातु है। आपसे उपधातु पूछा गया है। आपको पता होगा कि उपधातु किसे कहते हैं, उपधातुओं की संख्या कितनी है। यहाँ पर आपका Sb आपका बिल्कुल राइट होगा। ये यहाँ पे एक उपधातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। आपको अच्छा से याद होगा कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो होता है वह चांदी होता है, जिसे सिल्वर या फिर उसको संकेत में Ag लिखते हैं। Ag का मतलब होता है अर्जेंटिनम, यानी कि जो चांदी होता है उसका लैटिन नाम होता है अर्जेंटिनम, इसीलिए इसका Ag संकेत दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है चौथा नंबर कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र बताना है कि फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है आपको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब हमें आप कमेंट में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है धातुओं की प्रकृति होती है। पहला ऑप्शन है कि विद्युत धनात्मक होते हैं, कि विद्युत ऋणात्मक होते हैं, कि उदासीन होते हैं या फिर कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको जल्दी से बताना है कि धातुएं जो होती हैं क्या होती है, विद्युत धनात्मक होते हैं या फिर विद्युत ऋणात्मक होते हैं या फिर उदासीन। तो आपको अच्छे से याद होगा कि धातुएं जो होती है वह विद्युत धनात्मक होती है। क्या होती है? धातुएं विद्युत धनात्मक होती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आप लोग भी अपना आंसर देते रहिएगा और अपना काउंट कीजिएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस को सही कर पाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेफाइड होता है, यानी कि ग्रेफाइड क्या है। विद्युत का कुचालक है कि सुचालक है या फिर दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होते हैं आपको अच्छा से याद होगा कि ग्रेफाइड ही एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। और आपको यह भी याद रखना है कि ग्रेफाइड जो होता है, ग्रेफाइड पेंसिल में जो है ग्रेफाइड का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि ग्रेफाइड विद्युत का सुचालक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका 7 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक क्रियाशील धातु है। आपको क्रियाशीलता श्रेणी याद होगा, तो आपको अच्छा से याद होगा कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन है। सबसे ऊपर होता है क्रियाशीलता श्रेणी में आपका होता है पोटेशियम पोटेशियम होता है। उसके बाद क्या होता है? सोडियम होता है, कैल्शियम होता है। उसके बाद होता है मैग्नीशियम होता है, आपको याद होगा एल्युमिनियम होता है। ये सब जो होते हैं बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। ऑप्शन के अनुसार अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन में दिया गया था मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है और पोटेशियम। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। आपको क्रियाशीलता श्रेणी याद कर लेना हो, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है। यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा।
हमसे कहा गया था कि कौन सा धातु अधिक क्रियाशील धातु है, तो आपका पोटेशियम बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है। अधातु का पहचान करना। अधातु कौन सा? सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कीजिएगा तो 281 होता है। और आपको यह भी याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 12वीं कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो वो धातु होते हैं। क्या होते हैं? धातु होते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो आपका सोडियम एक धातु है। उसके बाद एल्युमिनियम का भी परमाणु संख्या जो होता है 13 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 होता है। और ये भी एक प्रकार का धातु है। इसीलिए हमसे पूछा गया था अधातु। और कैल्शियम का जो होता है वो 20 होता है। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप लोग देखेंगे 20 का, तो 2 होता है, उसके बाद 8 होता है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 8, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद 10 और बच रहे हैं, तो यानी कि 2, 8, 8 और 2, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 2 12वीं कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए जो है आपका कैल्शियम भी धातु है। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपका सोडियम भी एक प्रकार का धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, कैल्शियम भी धातु है। और एक आपका बच गया ऑप्शन ए, जो कि अधातु है, क्योंकि कार्बन की परमाणु संख्या जो होती है वो होता है, कितना होता है कार्बन का? आपको याद होना चाहिए कि कार्बन की परमाणु संख्या कितने होते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन का जो होता है 6 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। और ये एक प्रकार का अधातु होता है, इसीलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है, यानी कि कार्बन जो है आपका अधातु है। आपको सारे क्वेश्चंस को मतलब डिस्कशन के साथ कराया जाएगा ताकि आपका रिवीजन भी हो सके, इसीलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका जो 9वां प्रश्न है कि पूछा गया किस धातु का गलनांक सबसे कम है। सबसे कम गलनांक किसका होता है? एल्युमिनियम का, सोडियम का, कॉपर का या फिर फेरस का। आपको बताना है कि सबसे कम गलनांक किसका होता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट्स में देना है। 2 क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़े हैं, देखते हैं कितने लोग दे पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपधातु है। उपधातु का आपको याद कर लेना होगा। यहाँ पर जो है आपका ये जिंक भी धातु है, कैल्शियम भी धातु है, और ये जो है अधातु है। तो बच गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जर्मेनियम जो है आपका उपधातु है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जर्मेनियम जो होता है उपधातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो आपको पता होगा कि चाकू से काटा जा सकने वाला एक सोडियम है और एक लिथियम है। लिथियम वाला क्वेश्चन ऊपर में भी था, यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, सोडियम दिया गया है, इसीलिए आपका सोडियम बिल्कुल राइट होगा। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, सोडियम बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि 12 नंबर को ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो आपको पता होगा कि क्रियाशीलता श्रेणी में जो है सबसे नीचे होता है सोना। नीचे जो होता है सबसे कम क्रियाशील में आपको हम बता देते हैं कि कौन कौन होता है। याद रखिएगा क्या क्या होता है। आपको सबसे नीचे में होता है आपका सोना होता है, उससे पहले आपका होता है चांदी होता है, मरकरी होता है, यही सब होता है। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है? एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, मैग्नीशियम, यानी कि इन सब में आपको चुनना है कि कौन है। तो चलिए हम आपको क्रियाशीलता श्रेणी कुछ बता देते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है पोटेशियम, उसके बाद होता है आपका पोटेशियम का होता है सोडियम, उसके बाद होता है कैल्शियम, उसके बाद होता है मैग्नीशियम, उसके बाद होता है एल्युमिनियम। और इसी के अकॉर्डिंग आपको देख लेना है कि ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, उससे कम ये है, उससे कम ये, और इससे कम ये, और इससे कम ये। तो हमसे पूछा गया सबसे कम क्रियाशीलता। इन सब ऑप्शंस के अनुसार देखेंगे कि जैसे कि पहला ऑप्शन में दिया गया था एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक दिया गया था, उसके बाद फेरस दिया गया, उसके बाद मैग्नीशियम। तो इन सब में देखेंगे इसके बाद भी होता है कुछ एल्युमिनियम भी जो है ज़्यादा क्रिया, फेरस जो होता है सबसे कम नहीं, मतलब कि इन सब में फेरस की क्रियाशीलता सबसे कम होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम आपको एक बार फिर से कह देते हैं कि क्रियाशीलता श्रेणी को आपको बिल्कुल याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
आपका 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु पूछा गया, आपको याद करना होगा कि भारी धातु कौन है। यहाँ पर इसका यूरेनियम बिल्कुल राइट हो जाएगा। यूरेनियम जो है भारी धातु के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आसान है, आपको यह बताना है। 14 नंबर में क्वेश्चन में है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु का नाम पूछा है कि धातु ऐसा कौन है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। तो आपको अच्छा से याद होगा कि द्रव अवस्था में एक ही धातु है जो रहता है, वो है आपका पारा है। क्या है? पारा जो होता है आपका वह द्रव अवस्था में होता है। इसका संकेत होता है Hg होता है। क्या होता है इसका संकेत? इसका संकेत Hg होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। पारा जो होता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा अधातु, क्या पूछेगा? अधातु में ब्रोमीन हो जाएगा, क्योंकि एकमात्र अधातु ब्रोमीन है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन आपको याद कर लेना है कि निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। अधातु के बारे में पूछा गया है। तो ये हम आपको पहले भी बता दी, इससे पहले भी एक क्वेश्चन था कि ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, जो पेंसिल में भी पाया जाता है। यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत के सुचालक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर पर, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रवन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कितने बार रिपीट किया गया है, देखिए इसको, इसीलिए आपको ये क्लास ध्यान से करना। देखिए 24 में, 14 में, 19 में और 2022 में पूछा गया है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में था। यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना, अधातु के बारे में पूछा गया है, इसीलिए ब्रोमीन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर धातु पूछता तो इसका राइट आंसर पारा हो जाता है, क्योंकि एक ऐसा धातु है, मात्र धातु है जो द्रव अवस्था में, वह है पारा। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग को ध्यान दीजिएगा कि निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। कि आपको पता होगा कि क्रियाशीलता श्रेणी में सोडियम होता है, उसके बाद पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है। यानी कि ये सब जो होता है अधिक क्रियाशील है, और ये अधिक क्रियाशील होने के कारण जब इसको हम बाहर छोड़ेंगे तो ये जल्दी से क्रियाशील, मतलब कि अभिक्रिया कर लेता है वायु के साथ मिल करके, इसीलिए इसको केरोसिन तेल में रखा जाता है। केरोसिन तेल में रखा जाता है, यानी कि पोटेशियम नहीं है तो सोडियम ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि सोडियम को जो है केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको ये सब क्वेश्चन याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ये भी देखो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर 21 में, 22 में और 23 में लगातार पूछा गया है, लगातार रिपीटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। आपको पता होगा कि हीरा जो होता है सबसे कठोर है। क्या है? हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 19 नंबर पर, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 19 में कहा गया है कि धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी का सही क्रम, यानी कि धातु क्रियाशीलता श्रेणी का सही क्रम हम आपको क्रियाशीलता श्रेणी हमको बताना है। चलिए बताते हैं हम आपको क्रियाशीलता श्रेणी से। देखिए 2-3 क्वेश्चन पूछा गया है, आपको क्रियाशीलता श्रेणी याद कर लेना है। क्रियाशीलता श्रेणी में हम आपको बता देते हैं कि क्रियाशीलता श्रेणी में पहले होता है पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है, उसके बाद जो होता है कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है, उसके बाद होता है जिंक होता है, उसके बाद फेरस होता है, उसके बाद जो होता है आपका लेड होता है, लेड का पी भी होता है। ये सब होते हैं। इसके बाद भी होता है जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद बहुत से होते हैं। हाइड्रोजन के बाद आपका हो जाता है कॉपर हो जाता है, मरकरी हो जाता है, चांदी हो जाता है, सोना हो जाता है। सोना सबसे कम क्रियाशील होता है, यानी ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर देना है कि क्रियाशीलता श्रेणी का जो सही क्रम है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर पोटेशियम है, लेकिन किसी भी ऑप्शन में पोटेशियम नहीं है तो उसको छोड़ के चलेंगे। सोडियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, और सोडियम यहाँ पर देखेंगे, सोडियम जो है आपको 2 जगह दिया गया है, सोडियम 3 जगह है। ऑप्शन ए में भी सोडियम पहले है ज़्यादा क्रियाशील में, ऑप्शन बी में भी सोडियम है, ऑप्शन डी में भी है, ऑप्शन डी में भी जो है पहले, तो यानी कि यही तीनों में से कोई होगा। उसके बाद है जिंक।
जिंक है, उसके बाद मैग्नीशियम है। तो देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जिंक से पहले मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम जो है जिंक से ज़्यादा क्रियाशील है। क्या है? मैग्नीशियम। तो यहाँ पर देखिए जिंक वाला नहीं होगा, क्योंकि जिंक से ज़्यादा क्रियाशील मैग्नीशियम है, इसीलिए मैग्नीशियम वाला सही होगा। और ऑप्शन बी में देखिए और डी में मैग्नीशियम दोनों जगह। अब उसके बाद अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब हमको इसी दोनों में से चुनना है। तो सोडियम दोनों में, मैग्नीशियम दोनों में, अब कॉपर और जिंक में कौन ज़्यादा क्रियाशील है उसको देखना है। तो आपको अच्छा से याद है कि जिंक जो होता है कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है, यानी कि इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि क्रियाशीलता श्रेणी का जो सही क्रम है आपका ऑप्शन नंबर डी है। हम आपको इतना कह देते हैं कि क्रियाशीलता श्रेणी आपको अच्छा से याद कर ही लेना है। क्या करना है? याद कर लेना है। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं कि क्रियाशीलता श्रेणी में पहले आपका जो होता है पोटेशियम होता है, पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है, उसके बाद कैल्शियम होता है, उसके बाद मैग्नीशियम होता है, उसके बाद एल्युमिनियम होता है, उसके बाद होता है आपका क्या होता है, उसके बाद होता है जिंक होता है, फिर से लिखना होगा लग रहा है। देखिए पहले होता है आपका पोटेशियम, उसके बाद होता है आपका सोडियम, उसके बाद होता है आपका कैल्शियम, उसके बाद होता है कैल्शियम के बाद हो गया, उसके बाद होता है आपका मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। उसके बाद एल्युमिनियम होता है, उसके बाद आपका होता है जिंक होता है, उसके बाद होता है आपका फेरस होता है लोहा, उसके बाद लेड होता है पीबी, उसके बाद जो होता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के नीचे जितना भी होता है वो सब सबसे ज़्यादा मतलब कि कम क्रियाशील होता है। जैसे कि आपका हो गया, बता देते हैं, आपका कॉपर हो गया, पारा हो गया यानी Hg हो गया, उसके बाद जो है उसके बाद होता है चांदी यानी कि Ag होता है, और सबसे कम क्रियाशील होता है आपका जो धातु Au यानी कि सोना, जो सबसे कम क्रियाशील होता है। ठीक है, ये आपका क्रियाशीलता श्रेणी, आपको इसको पूरे को याद करके रखना होगा। क्या करना होगा? इसको याद करके रखना होगा कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो होता है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है पोटेशियम होता है, उससे कम जिंक, उससे कम रुक जाइए एक बार फिर से। सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है पोटेशियम, यानी कि नीचे की ओर आने पर इसका क्रियाशीलता श्रेणी घटता है। तो सबसे ज़्यादा होगा पोटेशियम का, उसके बाद उससे कम होगा सोडियम का, उससे कम होगा कैल्शियम का, उससे कम मैग्नीशियम का, उससे कम एल्युमिनियम का, और जिंक का उससे कम होगा, और जिंक से कम होगा आपका फेरस का, फेरस से कम होगा आपका लेड का, और उसके बाद हाइड्रोजन का भी कम होता है। उसके बाद सबसे जो कम होता है, ये चारों को याद रखना है कि इसका क्रियाशीलता सबसे कम होता है। कॉपर का उससे कम होता है, पारा का उससे कम होता है, चांदी का, और सबसे कम होता है आपका सोना का। क्रियाशीलता श्रेणी सबसे कम होता है क्रियाशील। सबसे कम क्रियाशील धातु पूछेगा तो वो होगा आपका क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा क्रियाशील पूछेगा कि कौन होता है, तो वो आपका हो जाएगा पोटेशियम, सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। चलिए हम आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है। शुष्क बर्फ का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका CO2 होता है, और शुष्क बर्फ को ही ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी पूछेगा तो CO2 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर भी एक क्रियाशीलता श्रेणी से क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है 21 नंबर पर, ध्यान दीजिएगा कि सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सबसे अधिक, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अनुसार देना है कि सोडियम दिया गया है, यहाँ पे कॉल आ गया था। चलिए देखते हैं फिर से। हाँ तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि सक्रियता श्रेणी में 21 नंबर पर आपको ध्यान देना है कि सक्रियता श्रेणी में लिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, और इन्हीं 4 ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है कि सबसे क्रियाशील कौन है। हम आपको क्रियाशीलता श्रेणी हम आपको बता दिए हैं कि जो होता है आपका पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है। तो पोटेशियम तो ऑप्शन में है नहीं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट होगा कि सोडियम जो है इन सब में सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। इन चारों ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है वो आपका सोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा
कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक पूछा गया था, आपको अच्छा से याद होगा कि ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन ये अधातु है, अपवाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि 23 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है, यानी कि किस धातु का मिश्र धातु है। तो ये आपका एल्युमिनियम का मिश्र धातु होता है, इसलिए आपको याद रखना है कि एल्युमिनियम का मिश्र धातु कौन होता है, ड्यूरालुमीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आपका दूसरा टॉपिक आ गया, वो था आपका धातु अधातु के भौतिक गुण पर आधारित था, और ये है धातुओं के रासायनिक गुण पर आधारित क्वेश्चंस हैं। चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व हो सकता है। यानी कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन ऐसे तत्व हैं जो कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, और यह यौगिक जो है जल में विलेय भी होता है। तो आपको याद कर लेना होगा, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा कि कैल्शियम एक ऐसा तत्व है जो कि ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, और यह यौगिक जो होता है जल में विलेय भी होता है, इसीलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर पर आप ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। इनमें से कौन है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो आपको अच्छा से याद होगा कि सोना, यानी कि ये यू जो होता है सबसे कम क्रियाशील है, यानी कि ये अभी ऑक्सीजन से यानी कि वायु से अभिक्रिया नहीं करेगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, यानी कि सोना जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, AU। और आपको यह भी याद रखना है कि AU यानी कि सोना का परमाणु संख्या होता कितना, ये सब पूछा जाता है कभी कभी, 79 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर पर ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। यानी कि लेड नाइट्रेट को PbNO3 को गर्म करेंगे, क्या करेंगे, PbNO3 को जब गर्म किया जाएगा तो कौन सा उत्पाद बनेगा। तो जब इसको गर्म किया जाता है तो बनता है NO2 और प्लस में O2 बनता है, यानी कि आपको जो NO2 और O2 बनता है, ऑप्शन में देखिए जो होगा वही सही होगा। NO2 और O2 ऑप्शन डी में है, NO2 और O2, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमसे पूछा गया था कि लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, NO2 और O2 बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। देखिए क्रियाशीलता श्रेणी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको उसको याद ही कर लेना है। एक बार हम आपको फिर से रिवीजन करा देते हैं कि क्रियाशीलता श्रेणी में आखिर होता कौन कौन है। सबसे पहले होता है पोटेशियम, उसके बाद होता है सोडियम, उसके बाद होता है कैल्शियम, उसके बाद होता है मैग्नीशियम, उसके बाद होता है एल्यूमिनियम, उसके बाद होता है जिंक, उसके बाद होता है आपका जिंक के बाद होता है आपका फेरस, उसके बाद होता है लेड यानी कि Pb, उसके बाद होता है हाइड्रोजन, और उसके बाद होता है आपका कॉपर होता है, उसके बाद मरकरी होता है, उसके बाद आपका होता है चांदी यानी कि अर्जेंटिनम Ag होता है, उसके बाद Au होता है औरम। यानी कि ऑप्शन के अनुसार आप देखिए कि 4 नंबर था ना आपका क्वेश्चन, 4 नंबर पर आप ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील थे। चारों में देखिए कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन है। देखिए ये सब जो है चांदी जो है आपका, ये सब तो कम क्रियाशील में आता है, ये भी कम क्रियाशील में आता है, लेकिन इन दोनों में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, यानी कि कॉपर और पारा में। तो कॉपर और पारा को देखिए, यहाँ पे है आपका कॉपर और पारा, यहाँ पे है आपका कॉपर और पारा, और कॉपर और पारा में जो है कॉपर जो है पारा से ज़्यादा क्रियाशील है, यानी कि कॉपर बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन ए इसका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट हियर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सबसे अधिक क्रियाशील इन चारों में सबसे ज़्यादा क्रियाशील कॉपर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। यानी कि धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करेगी।
तो धातुएं जो होती है जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको आपको याद रखना है। 6 नंबर क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। देखिए इस बार भी पूछा गया था, 25 में है, उसके बाद 2013 में और 2018 में पूछा गया है। चलिए हमारा जो क्वेश्चन है कि एक्वारेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है, यानी कि HCl और HNO3 का अनुपात, यानी किस अनुपात में इसको मिलाया जाता है। हम आपको याद करने के लिए बता देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि HCl केवल इसके लिए HCl में 3 लीटर है, और इसीलिए HCl का जो होता है ट्रिक के लिए है, केवल ये कोई नियम नहीं है, ट्रिक के लिए है कि HCl को 3 में मिलाया जाता है और HNO3 को 1 अनुपात में मिलाया जाता है, यानी कि ये होता है आपका 3:1 होता है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा। लेकिन अगर आपसे उल्टा पूछता है कि जैसे कि HNO3 और HCl का बताइए, तब इसका उल्टा हो जाता 1:3। लेकिन यहाँ पर पूछा गया आपका HCl और HNO3 का, इसीलिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, 3:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिए कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड क्या है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को हम लोग एनोडीकरण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अम्लराज में कौन धातु है जो घुल जाता है। यानी देखिए इस क्वेश्चन का क्या होगा। पहला ऑप्शन में आपका है एल्युमिनियम है, सोना है, फेरस है, कॉपर है, क्या होगा इस सबका राइट आंसर आपको बताना है। तो जो अम्लराज यानी कि एक्वारेजिया में घुलने वाला जो धातु है या फिर तत्व है वो है आपका सोना। क्या है, इसको याद रखना है कि अम्लराज में घुलने वाला जो धातु है वो है आपका सोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये आपका दूसरा टॉपिक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं था, ये आपका हो गया। अब आपका इसी चैप्टर का अगला टॉपिक है धातु अधातु कैसे अभिक्रिया करती है। धातु अधातु कैसे अभिक्रिया करती है, इस टॉपिक से क्वेश्चन है। इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। 2011 से 2025 तक में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है आपको बताना है। अक्रिय गैस है कि क्रियाशील है कि सक्रिय है कि उदासीन है। हम आपको बता देते हैं कि हीलियम एक जो है अक्रिय तत्व। कैसा है, अक्रिय तत्व। और अक्रिय तत्व आपको कुछ याद कर लेना है, जैसे कि हम बता देते हैं आपको हीलियम हो गया, हीलियम हो गया, उसके बाद होता है आपका नियॉन को याद रखिए, क्या लिखा रहा भाई, नियॉन हो गया, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया। उसके बाद आपको जेनॉन याद रखना है, रेडॉन याद रखना है। ये 4 हो गए, 1 2 3 4। उसके बाद होता है क्रिप्टन, होता है आपका क्या होता है, क्रिप्टन होता है। उसके बाद होता है आपका आर्गन होता है। ये 6 को अक्रिय कहिए या फिर उत्कृष्ट गैस, जिनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, यानी कि ये सब जो है आपका अक्रिय तत्व है। और क्वेश्चन में था हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम जो है आपका अक्रिय है। और इन सब का आपको परमाणु संख्या भी याद करना है। और एकमात्र हीलियम है जो अपने बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन्स उड़ाते हैं। बाकी बात जो आपका बच गया, नियॉन हो गया, जिंक हो गया, ये आपका रेडॉन हो गया, क्रिप्टन और आर्गन, इन सब के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं 8 होते हैं। और आपको इसका क्या कहते हैं, परमाणु संख्या भी याद रखना है कि हीलियम का 2 होता है, नियॉन का 10 होता है, जिंक का 30 होता है, उसके बाद आर्गन का जो होता है आपका 18 होता है। और आपको याद रखना है क्रिप्टन का कितना होता है, क्रिप्टन का होता है 36। उसके बाद रेडॉन का कितना होता है, रेडॉन का 86 होता है। तो चलिए हम आशा करते हैं आपका अच्छा से रिवीजन हो गया होगा। ये सब आपको याद कर लेना, ये सब आपसे पूछा जाता है बार बार। इसका परमाणु संख्या भी पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है कि अक्रिय तत्व जो होते हैं उनके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि ये अस्थायी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि सिलिका क्या है। सिलिका जो है, सिलिका आखिर कहते किसको है। सिलिका होता है SiO2, इसका सूत्र होता है, यानी सिलिकॉन और ऑक्सीजन का एक मिश्रण होता है। तो यहाँ पर तो धातु होगा नहीं,
अधातु भी नहीं होगा, उपधातु नहीं होगा, यानी कि इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं इसका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 नंबर की लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। यानी कि लाल तप्त आयरन पर जब हम जलवाष्प को प्रवाहित करेंगे तो कौन सा यौगिक बनेगा, आपको बताना है। ऑप्शंस के अनुसार इसको आपको जवाब देना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आपको इसको जवाब कमेंट्स में देना है कि लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। जब हम आयरन पर जलवाष्प को प्रवाहित करते हैं तो आयरन ऑक्साइड बनता है। यहाँ पर सभी आयरन ऑक्साइड है, जैसे कि हम आपको बता दें फेरस ऑक्साइड हो गया, यहाँ पर Fe2O3 हो गया, Fe3O4 हो गया, ये फेरस सल्फेट है, ये तो नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। इन्हीं में से तीनों में से कोई एक होगा, आपको जवाब देना है कमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक बताना है। आयनिक यौगिक पहले कहते किसको, उसको आपको जानना होगा कि आयनिक यौगिक कहते किसको है। हम आपको बता देते हैं कि आयनिक यौगिक जो होता है धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है, आयनों के आदान प्रदान से बनता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि कैल्शियम एक धातु है और क्लोरीन एक अधातु है। ठीक है, तो याद रखना है आपको दो प्रकार के यौगिक, एक आयनिक यौगिक, एक होता है सहसंयोजक यौगिक। ठीक है, तो जो आयनिक यौगिक होते हैं वो धातु और अधातु से बनते हैं, जबकि सहसंयोजक जो यौगिक होते हैं या फिर बंधन वो केवल अधातुओं के बीच बनता है। और सहसंयोजक बंधन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का साझेदारी होता है, जबकि आयनिक यौगिक में होता है आपका कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भी, देखिए ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर की इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। तभी जस्ट हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से पूछेगा, स्थानांतरण से तो आपको बनाता है आपका आयनिक यौगिक, जिसको हम विद्युत संयोजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत संयोजी, इसीलिए ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछता कि इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से, तो साझेदारी से बनता है सहसंयोजक बंधन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया था स्थानांतरण से, इसीलिए ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। आपको ये याद कर लेना होगा कि विद्युत अपघटन में क्या क्या होता है। 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो किस पर ऑक्सीजन गैस निकलता है, किस पर हाइड्रोजन गैस निकलता है, ये सब बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना होगा। चलिए हम आपको थोड़ा कुछ बता देते हैं। मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रोड है, एक है एनोड। मान लेते हैं कि ये वाला आपका एनोड है और ये आपका कैथोड। एनोड पर जो आता है आपका ऑक्सीजन गैस आता है और उसके बाद कैथोड पर जो आपका हाइड्रोजन गैस आता है। ठीक है, इसको याद रखना। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, यानी किस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, यानी कि इसका ऑप्शन ए होगा। एनोड पर जो होता है, एनोड पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। क्या होता है, एनोड पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर में पूछा गया है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, यानी कि कैसे बनाया जाता है कि विद्युत अपघटनी जो होता है प्रक्रिया परिष्करण में अशुद्ध धातु को कैसे बनाया जाता है, एनोड से, कैथोड से कि अपघट्य से। इसका जवाब आपको कमेंट में देना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोग दे पाते हैं कि नहीं। 2-3 क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दिए थे, देखते हैं आप लोग दे पाते हैं या नहीं जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो आप क्या करना है, सिंपली इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेना है। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। कितना होता है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए, 2 8 और हो जाएगा 7। और संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, जो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होता है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी कि क्लोरीन का जो है बाह्यतम कोश में कितना हो जाता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया है सोडियम की परमाणु संख्या। आपको 1 से 30 तक कम से कम परमाणु संख्या याद कर लेना है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है, आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम्स को हम वेस्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर में पूछा गया ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाती है कहे जाते हैं। तो त्याग कर रहा है, क्या कर रहा है? त्याग। जो धातु इलेक्ट्रॉन जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उसको धातु कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उसको अधातु। लेकिन हमसे पूछा गया त्याग करता है, इसलिए ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सब आसान आसान क्वेश्चन है, आपको तुरंत इसको बनाना होगा कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए और बताइए कि इसकी संयोजकता कितनी होता है। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8। कितना होता है? 8। जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 6। और इसका जो संयोजकता पूछेगा हम आपको बता देते हैं। अगर बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 कितने 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वे धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं, और उसका संयोजकता वही 1, 2, 3 हो जाता है। लेकिन जब बाह्यतम कक्ष में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आए तो उस स्थिति में उसको 8 में से घटा करके 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को घटा करके हम संयोजकता निकालते थे। यहाँ पर था आपका क्या था, ऑक्सीजन था। तो ऑक्सीजन का आया था कितना? ऑक्सीजन का 8 होता है, जिसमें आपका 2, 6। तो यहाँ पर देखिए 6 जो आया इसमें हमको संयोजकता बताना है। क्या करेंगे? इसको 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी 6 को घटा देंगे तो 2 आया। कितना आया? यानी कि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 आ गई। कितने आ गए? 2। तो 2 किस ऑप्शन में? ध्यान दीजिए, 2 है आपका ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट हियर कि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी बता दिए थे कि इसको याद कर लेना कि सोने का परमाणु संख्या कितना होता है। सोना का परमाणु संख्या होता है 79। कितना होता है? 79। और आपको कमेंट्स में बताना है कि 78 किसका परमाणु संख्या होता है। देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका। 13 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है। तो हम आपको 6 अक्रिय गैस हम आपको लिखा दिए यहाँ पर। हीलियम बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या क्या होता है? हीलियम होता है, नियॉन होता है, रेडॉन होता है, जेनॉन होता है, क्रिप्टन होता है और आर्गन होता है। और सबका परमाणु संख्या भी हम आपको लिखा दिए। हीलियम की परमाणु संख्या 2 होता है। कितना होता है हीलियम का परमाणु संख्या? 2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है, आपको जवाब देना है कि गंधक की परमाणु संख्या क्या है। गंधक की परमाणु संख्या यानी गंधक यानी कि सल्फर होता है 16 में। सल्फर कितने में होता है? 16 में होता है, यानी कि गंधक की परमाणु संख्या 16 हो जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन भी आसान है। हमसे पूछा गया है कि लोहे की परमाणु संख्या क्या है। लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। कितना होता है? 26 होता है। और ये लोहे को फेरस कहते हैं। फेरस क्यों कहते हैं? Fe इसका संकेत होता है। लोहा का संकेत क्या होता है? Fe होता है। क्यों होता है? क्योंकि लोहा का लैटिन नाम होता है फेरम। क्या होता है? फेरम। इसीलिए लैटिन नाम के आधार पर इसका संकेत Fe दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? जिसके बाह्यतम कक्ष में जो बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन होता है उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके चारों ऑप्शन को क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके, और जो बाह्यतम कक्षा में ज़्यादा आएगा वही इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। तो सिलिकन का सिलिकॉन है, सिलिकन का 14 होता है तो 4 होगा। इसके 2, 8, 4। इसका एल्युमिनियम का हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 2, 8, 3 हो जाएगा। फास्फोरस का 15 होता है। कितना होता है? फास्फोरस का जो परमाणु संख्या होता है 15, और सोडियम का 11। तो 2, 8, 1 ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सी इज़ द राइट होगा, क्योंकि 2, 8, 5 जो कि सबसे ज़्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे फास्फोरस में होंगे, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि 17 नंबर पूछा गया निम्नांकित में से कौन अधातु है। अधातु पूछा गया है। तो आपका कॉपर क्या होता है? धातु होता है। कॉपर क्या है? धातु होता है। क्या होता है? कॉपर धातु है। फेरस का इलेक्ट्रॉन विन्यास कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए। उसके बाद P4 है, फास्फोरस है, उसके बाद फेरस है, उसके बाद निकेल है। आपको बताना है कि इन सब में अधातु कौन है। चलिए ये भी आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। क्या करना है? जवाब देना है कमेंट में। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? ये भी आसान है, ये भी इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। क्या होता है कैल्शियम की परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर में पूछा गया निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। यानी कि NaCl का जो होता है, NaCl का जो जलीय विलयन होता है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है। क्यों हो सकता है इसका कारण आपको बताना है। ऑप्शन के अनुसार इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन ए में है कि केवल
ऋण आवेश की गति के कारण कि धन आवेश एवं ऋण आवेश दोनों के विपरीत दिशा में गति काटता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया कि विद्युत धारा क्यों प्रवाहित होता है, तो धन आवेश एवं ऋण आवेश दोनों की विपरीत दिशा में गति के कारण जो होता है विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, आसान क्वेश्चन है कि पूछा गया कि सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र क्या होता है। सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र, इसको आपको याद कर लेना होगा। सोडियम फॉस्फेट का जो सूत्र होता है अणुसूत्र Na3PO4 होता है। क्या होता है? Na3PO4 होता है सोडियम फॉस्फेट का सूत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विदाउट टाइम को वेस्ट करते हुए। देखिए धातु अधातु का जो आपका तीसरा टॉपिक है, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं और ये आपके एग्जाम ऑब्व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सारे क्वेश्चंस को आपको याद कर लेना है और रिवीजन के लिए आपका बहुत ही बेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पारे का अयस्क, यानी कि पारे का अयस्क कौन होता है? पारे आपको पता है कि बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क होता है, हेमेटाइट मैग्नेटाइट जो होता है ये लोहा का होता है। तो बच गया ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल राइट होगा। सिनेबार जो होता है पारे का अयस्क होता है। हमसे पूछा भी यही गया था कि पारे का अयस्क, क्या पूछा गया था? पारे का अयस्क, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। सिनेबार जिसका सूत्र होता है, जिसका सूत्र क्या होता है? HGS होता है। क्या होता है? HGS होता है सिनेबार का सूत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पूछते हैं। चलिए ये देखिए आसान क्वेश्चन है। पूछा गया है कि बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। हमने आपको जस्ट अभी बताया है कि बॉक्साइट जो होता है आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अयस्क से 1-2 क्वेश्चन रहता है, इसलिए आपको याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर पर, ध्यान दीजिएगा कि जस्ता का अयस्क, यानी कि जस्ता का कौन अयस्क है आपको बताना है। देखिए ऑप्शन ए में सिनेबार, जिसका क्या होता है? HGS होता है। तो ये होगा नहीं क्योंकि ये पारा का होता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि नाम में ही जिंक है और जिंक को ही जस्ता कहते हैं। और जिंक ब्लेंड इसका बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था जस्ता का अयस्क, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट होगा। और ऑप्शन सी आपको पता है कि ये एल्युमिनियम का होता है। सोडियम क्लोराइड जो होगा ये आपका एक प्रकार का क्या होता है? आयनिक यौगिक होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर है। देखिए 3 को ही उल्टा करके पूछ दिया गया है। 3 को पूछा गया कि जिंक ब्लेंड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? जिंक ब्लेंड किसका होगा? जिंक का होगा। किसका होगा? जिंक का होगा, जिसकी परमाणु संख्या 30 होती है। क्या होती है? 30 होती है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम आपका फटाफट रिवीजन करा रहे हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, क्यूपराइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? क्यूपराइट यानी कॉपर का होगा। किसका होगा? क्यूपराइट कॉपर का अयस्क है। किसका है? कॉपर का। इसको आपको फटाफट याद कर लेना। क्या करना है? याद करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 6 नंबर की मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% एसन यानी कि टीन है, उसका नाम क्या है? यानी कि कॉपर और टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं? कॉपर और टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो 90% कॉपर क्या है? 90% कॉपर और 10% टीन के मिश्रण को हम लोग कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कांसा। इसको आपको याद करना है कि कॉपर और टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं? कांसा, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका। 7 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है कि बॉक्साइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? देखिए ये बार बार क्वेश्चन रिपीटेड है। बॉक्साइट जो होता है किसका अयस्क है? बॉक्साइट जो होता है आपका एल्युमिनियम का होता है और एल्युमिनियम का संकेत होता है Al, इसीलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है यशद पुष्प क्या है? ये आप नाम पहला बार सुने होइएगा, यशद पुष्प क्या है? इसको आपको डायरेक्ट याद करना है कि JNO है आपका, क्या है आपका? यशद पुष्प है। क्या है आपका? यशद पुष्प है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका कि कैलामाइन क्या है? कि कैलेमाइन निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? कैलेमाइन, हम आपको बता देते हैं कि जितने भी अयस्क हैं कुछ इम्पोर्टेंट्स धातु के, उसको याद करना है। जैसे कि जिंक के अयस्कों का नाम, पारा के अयस्क का नाम, उसके बाद लोहा के अयस्कों का नाम, उसके बाद एल्युमिनियम के अयस्क का नाम आपको याद कर लेना। इन सब में से क्वेश्चन निश्चित रूप से रहते हैं। हमसे पूछा गया कैलेमाइन, क्या पूछा गया है? कैलेमाइन किसका अयस्क है? कैलेमाइन जो होता है आपका जिंक का अयस्क होता है। किसका होता है? जिंक का, इसीलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट होगा। और आपको यह भी याद होगा कि जिंक का एक और अयस्क है जो आपको पीछे क्वेश्चन में देखा गया था, जिंक ब्लेंड। क्या था? जिंक ब्लेंड भी जिंक का अयस्क होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में आपको आना है। 10 नंबर में पूछा गया जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हम आपको शुरू में बता दिए थे कि कैथोड पर होता है
एनोड पर ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? एनोड ऑक्सीजन। एनोड ऑक्सीजन आपको याद रखना है कि एनोड पर होता है ऑक्सीजन और कैथोड पर होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? कैथोड पर हाइड्रोजन। हमसे पूछा गया था कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर, तो कैथोड पर होता है आपका हाइड्रोजन, इसीलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा 11 नंबर पर, कि मेलाचाइट किस धातु का अयस्क। मेलाचाइट नाम अजीब लग रहा है, मेलाचाइट होगा या फिर मेलाकाइट। मेलेकाइट होता है। मेलेकाइट किस धातु का अयस्क होता है? तो आपको पता होगा कि मेलेकाइट जो होता है आपका कॉपर का अयस्क होता है। किसका होता है? अयस्क का। आपको अयस्क को याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है कि अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ को क्या कहते हैं, मतलब कि क्या कहलाता है? तो अशुद्धि को हम लोग गैंग कहते हैं, अघातरी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये था आपका ये आज का लास्ट प्रश्न। आपको कैसा लगा ये क्लास, आपको हमके कमेंट में बताना है। और आपको अगले किस टॉपिक पर सारे क्वेश्चंस चाहिए, आपको कमेंट्स में बताना है। ये था आपका जो धातु अधातु के जो अभी तक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2011 से 25 तक में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमने आपको ऑब्जेक्टिव्स जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को हमने आपको करा दिया है। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम अभियोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपको इसको याद कर लेना है। सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं, इसलिए आपको इसको याद कर लेना। और आपको कैसा लगा क्लास हमें कमेंट में बताइएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।